नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी जनश्रुति लोकमंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि इतने दिन हो गए हैं, इंट्रो पहले ही डाल दिया गया था और एक भी वीडियो अभी तक हमारे चैनल पर आया नहीं। तो कहते हैं ना कि मनुष्य बली नहीं होते है, समय होत बलवान। यही ऐसा कुछ हम लोगों के साथ हुआ कि पहला वीडियो जो शूट किया उसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई। उसके बाद टेक्निकल टीम जो है वो 15 अगस्त और आपका रविवार की वजह से आई नहीं और फिर वो पेंडिंग ही पड़ा रहा। स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हुआ तो स्टूडियो जाना नहीं हो पाया। लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि सूचनाएं अगर समय के बाद दी जाएं तो वो महत्वहीन और प्रभावहीन हो जाती हैं। तो हमने ये सोचा कि जो वीडियो शूट हो चुका है वो जब भी एडिट हो जाएगा सही तरीके से तो आपके पास रख देंगे। फिलहाल ये शूटिंग हम घर से ही कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है कि जो 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिवर्ष की तरीके से जो भाषण दिया और कुछ घोषणाएं उनमें की हैं, उनका केंद्रीकरण था 2047 तक भारत को विकसित करने का। तो पीएम की जो घोषणाएं हैं, क्या वो काफी हैं 2047 तक भारत को विकसित होने के लिए? क्या वो घोषणाएं एक विश्वसनीयता का मापदंड तैयार करती हैं? यह भी हमें देखना पड़ेगा कि जो पिछले वर्ष उन्होंने घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं अभी तक धरातल पर कितनी उतरी हैं, तो उनका भी कुछ विश्लेषण कर लेंगे। और जो वादे पीएम ने अभी 15 अगस्त को किए हैं, उसका भी ये मूल्यांकन एक कर लिया जाएगा कि वो वादे ही हैं या उन्हें धरातल पर उतारा भी जा सकता है। तो चलिए अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि पीएम ने जो 15 अगस्त 2025 में जो वादे किए थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके अंदर हैं। वैसे तो स्पीच उनकी बहुत लंबी थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो उनके वादे थे वो धरातल पर कितने पहुंचे। तो जैसे उसमें एक सबसे पहली बात थी कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि 2025 के अंत तक भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी। ये उन्होंने एक वादा किया था। लेकिन धरातली हकीकत क्या है कि गुजरात के धोलेरा और साणंद में टाटा और माइक्रोन जैसी कंपनियों के असेंबली और टेस्टिंग प्लांट्स में काम तेजी से आगे बढ़ा तो है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर फैब्रिकेशन अभी भी शुरुआती चरण में ही है। 2026 में 5 से 8 नए कारखानों की बात तो उन्होंने की है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत आज भी कोर चिप्स के लिए ताइवान और दक्षिण कोरिया पर निर्भर है। तो पिछली साल का जो एक महत्वपूर्ण उनका वादा था सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, उसमें कोई उल्लेखनीय वृद्धि, उल्लेखनीय तरक्की कोई ऐसी हमें देखने में नहीं मिली। एक वादा उन्होंने किया था कि एक योजना उन्होंने बनाई थी, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। 1 लाख करोड़ का फंड था उस योजना के लिए। और उसमें था क्या कि जो पहली बार नौकरी पाने वाले जो युवा थे उन्हें 15,000 रुपए का इंसेंटिव देकर 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना उनका लक्ष्य था। अब वो पहुंचा कहां है? अगर श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के डेटा की अगर हम बात करें तो 85 लाख नए युवाओं का औपचारिक रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। इसके अंदर योजना शुरू तो हो गई है, लेकिन कहां पे आप ये समझिए कि 3.5 करोड़ रोजगार सृजन की बात थी और कहां पर अभी तक केवल 85 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन ही हुआ है। तो इस योजना में भी कोई हमें मतलब उल्लेखनीय तरक्की इस तरीके से हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 1/3 काम ही अभी तक उसका भी पूरा हुआ है। एक वादा उन्होंने और किया था स्वदेशी जेट इंजन और मिशन सुदर्शन चक्र। उन्होंने कहा था कि डिफेंस जो है, रक्षा क्षेत्र जो है, उसमें 100% स्वदेशी जेट इंजन बनाने का आह्वान किया था पीएम ने। और हुआ क्या है कि डीआरडीओ और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत बढ़ी तो है, लेकिन हवा में उड़ने वाला
100% स्वदेशी जेट इंजन बनाने में अभी भी 7 से 10 साल का वक्त लगेगा। यानी कि पिछले साल के वादों की अगर हम बात करें तो 40% काम जो है वो तो धरातल पर दिखा, 30% काम जो है अभी पेंडिंग है, लटका हुआ है, काम उस पर चल रहा है, लेकिन निर्णायक अपने स्वरूप में नहीं आ पाया। और 30% काम अभी भी ऐसा है जिस पर कोई भी कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई। अब आते हैं हम लोग 15 अगस्त 2026 के भाषण पे। तो पुराने भाषण में आपने देखा कि किस तरीके से घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें लाल किले पे चढ़कर कर तो दी जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाता है। हालांकि एक उपलब्धि है, आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ष का समय बहुत बड़ा नहीं होता है जब बहुत सारी घोषणाएं की जाएं, लेकिन जब आप कम समय के लिए एक बहुत बड़ा विजन लोगों के सामने खड़ा कर देते हो तो वहां पर संदेह ये पैदा होता है कि आप बातों के लक्ष्य में उलझा रहे हैं लोगों को, या वाकई में इन सारी चीजों को आप करना चाहते हैं। क्योंकि पिछला 30% काम अभी अधूरा है, 30% काम पे काम चालू भी नहीं हुआ है, और आपने 2026 में आके बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं यहां पर भी कर दी हैं। अब देखना यह है कि जो घोषणाएं पीएम ने 2026 में की हैं स्वतंत्रता दिवस पर, उसमें उन घोषणाओं का विकसित भारत 2047 तक का जो एक विजन है, उन घोषणाओं का क्या महत्व है, विपक्ष का उन पर क्या विचार है, उनके पूरा होने में क्या क्या चुनौतियां हैं, और भी कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं अपने दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसर्च जो है अपनी मतलब पूरी कोशिश भर बेस्ट रिसर्च करने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम केवल आलोचना करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम केवल तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे। हमारा चैनल वैसे भी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। तो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि आपको यहाँ पर केवल सरकार की तारीफें मिलेंगी, जय जयकार मिलेगी, या कोई इस उम्मीद में हमारा वीडियो देख रहा है कि यहाँ से हमें कुछ ऐसा मसाला मिलेगा कि हम सरकार के ऊपर हमलावर हो सकेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सामान्य विश्लेषण है, और इस विश्लेषण को आप अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। और आपके निबंध के पेपर में हो सकता है, या फोर्थ पेपर में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी थर्ड पेपर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसके लिए। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, कुछ डेटा वगैरह अपने लिए अगर काम का लगे तो ले सकते हैं। वीडियो पूरा सुनिए, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसे हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। वीडियो की लंबाई हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन इस विषय को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आने वाले जो आगे के जो एपिसोड्स होंगे उनकी लंबाइयां अपेक्षाकृत बहुत ही कम होंगी, इस वीडियो की अपेक्षा तो बहुत ही कम होगी। जैसे ये प्रधानमंत्री जी का भाषण है, लगभग 80 मिनट तो उन्होंने भाषण ही दिया, उसका हमें विश्लेषण भी करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर 80 मिनट का भाषण है, विश्लेषण करना है 2 घंटे का पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ लगभग आधे घंटे के लगभग तो पहुंच ही सकता है। हो सकता है कि 2-4-10 मिनट ज़्यादा और हो जाए। तो 15 अगस्त 2026 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है कि विकसित भारत की बात की और 7 बड़े स्तंभों पर बात की। और एक आश्चर्य आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण पर आपको जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का, जैन जी के आंदोलन का एक प्रभाव देखने को मिला। दूसरी चीज हम आपसे कहेंगे कि जो शिक्षक हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनका विवाद अभी खुलकर जब सामने आया था तो उस विवाद का प्रभाव भी उनके भाषण पर देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं कहना उचित है कि युवा शक्ति जो है भारत की वर्तमान राजनीति को प्रभावित कर रही है, उसकी दशा और दिशा को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मोड़ने में सफल हो रही है। आप देखेंगे कि अपने स्वभाव के विपरीत ना तो वहां पर ज्यादा पाकिस्तान की बात हुई, ना हिंदू मुस्लिम की बात हुई, ना किसी भी इस प्रकार के ध्रुवीकरण की कोई बात हुई। इस बार जो भी बात हुई है पूरी तरीके से विकास के ऊपर बात हुई है। और युवा चाहता भी यही है कि विकास होना चाहिए देश का। राजनीतिक कोई हो, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन बात अगर हो तो विकास की हो। सभी यही चाहते हैं। तो ये अच्छी बात एक देखने को मिली कि जैन जी आंदोलन जो था। दूसरा, यूट्यूबर्स का जो
झगड़ा एक समझ में आया था और कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स की लामबंदी सरकार के खिलाफ ही थी, ऐसा समझ में आ रहा था। तो ऐसा लगता है, वैसे तो अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, जो सिविल सर्विसेज के बच्चों को कोचिंग देती है, बहुत अच्छी योजना है, लोग उससे सेलेक्ट भी होते हैं और जो चयनित प्रशासक हैं, जो फैकल्टी हैं, वो वही हैं उसके अंदर। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम बच्चों को ऑनलाइन फ्री कोचिंग सुविधा देंगे। बाकी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब आगे आएगा कि ऑनलाइन फ्री कोचिंग सुविधा किस तरीके की होगी, क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं दी जा रही, लेकिन जो विद्यालय वगैरह बनाए गए हैं फ्री शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा का स्तर क्या है वो हमेशा आलोचना के दायरे में रही है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले जो उन्होंने 7 सिद्धांत दिए हैं, सप्तधारा का जो सिद्धांत दिया है, उसके पहले सिद्धांत पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। और पहला सिद्धांत आता है मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण का। और विनिर्माण में एक मंत्र उन्होंने दिया है, नो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। उनका सीधा सा ये मतलब था, जो हम लोगों की भी विचारधारा है उसी हिसाब से उनका ये था कि हम भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन भी रहा है और हम ऐसी क्वालिटी तैयार करें, इतनी मजबूत चीज तैयार करें कि उसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो उस वस्तु की, उस चीज की डिमांड जो है दुनिया में बढ़ती है, और जब दुनिया में डिमांड बढ़ती है तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, हमारी जीडीपी ग्रोथ करती है। तो अगर आंकड़ों की अगर बात करें कि इस योजना पर अगर प्रधानमंत्री की अगर ये एक विजन है तो ये कितनी धरातल पर है, तो अगर हम बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में हमारा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल विनिर्माण जो है, वो 35 गुना तक बढ़ा। ये एक उल्लेखनीय वृद्धि है, 35 गुना तक मोबाइल विनिर्माण बढ़ा हुआ है हमारा। और रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ा है। तो हम विनिर्माण के क्षेत्र में अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा अभी भी 16 से 17% के आसपास ही है। इतना होने के बाद भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो है वो 16-17% के आसपास है। और ये चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसे 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य है इनका। तो इसमें अभी बहुत सा काम बाकी है, लेकिन फिलहाल संतोषजनक प्रदर्शन अभी भारत की ओर से किया जा रहा है। दूसरा स्तंभ जो आता है, दूसरी धारा जो आती है, क्योंकि सप्तधारा नाम दिया गया है, दूसरी धारा आती है तकनीक की, टेक्नोलॉजी की। अब इसमें अगले 1 साल में देश के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी में उनका कहना यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी देंगे। तो पहले फ्री ऑनलाइन कोचिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बात तो यह है कि आप उसकी रूपरेखा जल्दी से जल्दी तैयार करें। और चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने जा रहे हैं और आपकी तरफ से ही पेपर सेट भी होता है, तो यहां पर कुछ पारदर्शिता प्रभावित तो नहीं होगी। एक चुनौती यहां पर यह आती है। और वैसे विश्वास है, क्योंकि पारदर्शिता के मामले में ही तो पूरा बवाल चल रहा था अभी, तो पारदर्शिता की बात तो आएगी कि ऐसा नहीं कि जो फ्री कोचिंग पढ़ेंगे, आपकी कोचिंग में पढ़ेंगे, उन्हें कुछ ज़्यादा लाभ हो जाएगा। हालांकि ये बहुत छोटे स्तर की चीज़ें हैं, लेकिन ये एक संदेह बनता है। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से मुफ्त शिक्षा के नाम पर, साक्षरता अभियानों के नाम पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, वोट बैंक तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है, तो क्या उसी खराब क्वालिटी की कोचिंग दी जाएगी, या जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का जो स्तर होता है उस स्तर से आप काम करेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक यूट्यूबर हैं, शिक्षक भी हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि सरकार अगर सारी चीज़ों को बहुत ढंग से अगर प्रस्तुत करती है और अच्छे मंतव्य के साथ, अच्छी सोच के साथ अगर इस योजना को अगर लागू करती है, तो उन्होंने कहा कि हम भी फ्री शिक्षा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। सरकार अगर कहेगी तो हम सरकार का सहयोग करेंगे, वरना हम अपने प्लेटफॉर्म के स्तर से उस काम को करेंगे। लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्त
कोचिंग चलती तो रहे, लेकिन उसमें वो गुणवत्ता ना रहे कि बच्चों को प्राइवेट कोचिंग की तरफ ही भागना पड़े। जैसे सरकारी विद्यालय चल रहे हैं लेकिन उनके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, तो बच्चे प्राइवेट स्कूल के लिए ही जाते हैं। और आज भी प्राइवेट स्कूल न सिर्फ अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं बल्कि प्रतिष्ठा के लिए भी जाने जाते हैं। तो अगर उस चीज से जोड़ के अगर देखा जाएगा तो इस चीज में कुछ चुनौतियां सामने आती हैं और उन पर काम करना जरूरी है। दूसरी चीज है कि एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आप बेसिक कंप्यूटर चलाना तो सिखा सकते हो, लेकिन अगर आप गुणवत्ता परक कंप्यूटर शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि अभी हाईटेक एआई ट्रेनर्स ही नहीं है। और जब हाईटेक एआई ट्रेनर्स ही नहीं है तो आप बच्चों को, युवाओं को, 1 करोड़ युवाओं को अच्छा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण किस प्रकार से दिलवा पाएंगे, ये एक चुनौती आपके लिए आती है। तीसरी धारा आती है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। तीसरी धारा इसकी आती है। तो और इसमें श्री अन्न जोड़ा गया है। श्री अन्न आप समझते होंगे, जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार हैं, बाजरा है और देसी मसाले जो दुनिया भर की रसोइयों तक पहुंचाना इनका लक्ष्य है। इन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है। वाणिज्य मंत्रालय के अगर आंकड़ों की बात करें तो कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए तो हैं, जिससे कृषि निर्यात भी बढ़ा है। ये संतोषजनक है, इसे हम सकारात्मक बिंदु में रखना चाहते हैं कि कृषि निर्यात बढ़ा तो है, लेकिन गांव में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट ना होने के कारण आज भी फसलें सड़ जाती हैं। ये एक चुनौती है और इस चुनौती से पार पाना है अगर आप तीसरी धारा पर मजबूती से काम करके सकारात्मक परिणाम चाहते हैं। चौथी धारा आती है गति शक्ति और 100% रेलवे विद्युतीकरण की। रेलवे का विद्युतीकरण बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी आपने देखा है, ईरान क्राइसिस, यूएस ईरान इजराइल का जब युद्ध हुआ तो उसमें ऑयल क्राइसिस कितनी बढ़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कितनी मारामारी थी, अभी भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो बात यह है कि गति शक्ति का मतलब केवल यह हुआ कि देश भर में माल और यात्रियों के परिवहन बहुत बहुत तेज और बहुत सस्ता उपलब्ध करवाना। और रेलवे का विद्युतीकरण, तो यह एक तसल्ली की बात है कि इंडियन रेलवे ने अपना मुख्य ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है वो 100% विद्युतीकरण उसका कर दिया है। अब ट्रेनें जो है वो बिजली से ही भाग रही हैं, डीजल से ट्रेन नहीं भाग रही है। ये एक तसल्ली की बात है। पांचवी धारा आपकी आती है परमाणु ऊर्जा और ग्रीन इकोनॉमी की। एटॉमिक एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी। और आज के समय में वैश्विक स्तर पर भी इसकी बहुत मांग बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी को देखते हुए इस पर काम करना शुरू किया है और पहले भी इस पर काम होता रहा है। इसका मतलब यह है कि जो प्रदूषण फैलाने वाला कोयला जो है उसे हटाकर 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 100 से 200 गीगावाट तक ले जाना है और 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है। लेकिन अगर धरातल की बात करें कि 2047 तक लगभग 21 वर्ष बचते हैं आपके पास, 2047 तक आपको 100 से 200 गीगावाट तक पहुंचाना है जो प्रदूषण वाला कोयला है, उसके अतिरिक्त जो ऊर्जा है उसे। लेकिन आज आप कहां पर हैं? आज आप केवल 8.1 गीगावाट की सीमा पर खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत लंबा लक्ष्य है, इसके लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता है, बहुत ही एक बड़ी सोच की आवश्यकता है और एक दृढ़ संकल्प की इसके लिए आवश्यकता है। ठीक है। और 100 गीगावाट तक पहुंचाने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है अभी इसमें, और एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 2047 तक ये वाला विजन कैसे पूरा होगा। छठवीं अगर हम धारा की बात करें तो रक्षा आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने की है, डिफेंस पावर की बात की है, और उन्होंने कहा है कि भारत को हथियार खरीदने से ज्यादा हथियार बेचने वाला राष्ट्र हमको बनाना है। और ये समय के अनुरूप एक बहुत ही अच्छी सोच है। इस पर पहले से भी भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी जो अभी तक की गति है उस हिसाब से देखकर ये लगता है कि भारत इस पर अच्छा काम करता रहेगा। सातवीं धारा आती है सॉफ्ट पावर और हमारी संस्कृति। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर समझ लीजिए ऐसी संस्कृति और परंपरा जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हैं।
एक तो संस्कृति के माध्यम से सॉफ्ट पावर हो गई, दूसरा भारत का कोई व्यक्ति अपने उच्च पद के कारण, अपने उच्च प्रदर्शन के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अगर भारत का नाम रोशन करता है तो भारत का रुतबा बढ़ता है उससे। अगर मान लीजिए भारत विश्व कप जीतता है तो उससे भारत का रुतबा बढ़ता है कि भारत जीता। कोई ये नहीं कहता कि विराट कोहली जीते, रोहित शर्मा जीते, सचिन तेंदुलकर जीते, सब ये कहते हैं कि भारत जीता। तो इससे भारत का नाम ऊंचा होता है। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट पावर होती हैं। तो इन सॉफ्ट पावर को और अपनी संस्कृति का और अच्छे से प्रचार करना, उसका महत्व लोगों तक पहुंचाना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सप्तधारा सिद्धांत जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, ये महत्वपूर्ण था। अब इस सप्तधारा सिद्धांत के पीछे विपक्ष पड़ चुका है बहुत बुरी तरीके से। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार हर 15 अगस्त पे एक योजना की घोषणा करती है और उसके बाद जो है अगले 15 अगस्त पर पिछली वाली योजना चूंकि पूरी नहीं कर पाती तो उसी को एक नए नाम से फिर से लॉन्च कर देती है, रीलॉन्च कर देती है। विपक्ष का ये काम है। विपक्ष ये काम करेगा। सत्ता पक्ष कहेगा 100% सब कुछ सही है, विपक्ष कहेगा 200% सब कुछ गलत है। लेकिन ये हमें सोचना है कि जो बातें कही गई हैं कि भारत जैसे देश का एक प्रधानमंत्री वो पूरी तरीके से सब कुछ झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन इसलिए विपक्ष की तरीके से या सत्ता पक्ष की तरीके से चीजों को नहीं समझिए। अगर आप राजनीतिक विमर्शों में भाग लेना चाहते हैं तो जब तक आप वास्तविक तथ्यों की गहराई में नहीं होंगे आप अपना पक्ष सही से रख ही नहीं सकते। लेकिन आपको बोलना तो सही बात पड़ेगी। उस सही बात का जो मंतव्य है उसे आप घुमाकर अपने समर्थन में तो ला सकते हो, लेकिन अगर आप तथ्य ही गलत रखोगे तो वहां पर आपको हास्य का पात्र बनना पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो इतने घोषणाएं थी, सप्तधारा सिद्धांत जो है, इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो विपक्ष ने एक सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि सरकार जो है हर साल एक नई योजना बताती है, उस पर काम नहीं करती है और अगली साल उसी को रीलॉन्च कर देती है। अर्थशास्त्रियों ने, जो आलोचक हैं या जिन्होंने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन का मतलब अच्छा और खराब दोनों बताना, तो जिन्होंने मूल्यांकन किया उन्होंने बेरोजगारी और स्किलिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी युवाओं में बेरोजगारी दर अभी भी बहुत ऊंची है और एक ताना भी मारा है कि जब तक नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक आप युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा कैसे कर सकते हो। तो ये एक वाजिब सवाल है कि इंडस्ट्री अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर आप रोजगार देंगे कहां पर, यह प्रश्न तो बनता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने किसानों के ऊपर बात कही। जब मोदी ने कहा अपने भाषण में कि मोटे अनाजों को हम विदेश तक भेजेंगे, ज्वार हैं, बाजरा हैं, जो मोटे अनाज, श्री अन्न जो हैं, उन्हें विदेश तक भेजा जाएगा, तो अर्थशास्त्रियों ने इसमें भी कमी निकाली। उन्होंने कहा कि अगर आज आम किसान को सही कीमत नहीं मिलेगी तो फिर वो खाद और बीजों से परेशान ही रहेगा, और जब वो खाद और बीजों से परेशान रहेगा तो फिर वो गुणवत्तापूर्ण अन्न नहीं उगा पाएगा या अन्न ही नहीं उगा पाएगा, तो फिर आप विदेश भेजोगे क्या उसे। एक तो ये बात कह दी। दूसरा ये कह दिया कि एमएसपी की जब तक कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, ये किसान आंदोलन के समय भी एक मुद्दा था कि एमएसपी जब तक कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असली फायदा केवल बिचौलिए उठा ले जाएंगे और जो कंपनियां हैं वो ले जाएंगी। तो ये एक वाजिब सवाल यहां पर भी बनता है। एक बहुत बड़ी बात कही है अर्थशास्त्रियों ने, जिसे हमेशा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा सरकार की तरफ से, खास तौर से कि हमारी ग्रोथ रेट सबसे तेज है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 6.5% से 7% की तेजी जो है वो दुनिया में सबसे तेज जरूर है, लेकिन विकास जो है ये के शेप का है। जैसे आप लोग इंग्लिश का जो लेटर होता है के, उसे अगर आप लिखेंगे तो विकास को उन्होंने के शेप का कहा है। के में क्या होता है कि एक खड़े डंडे के बीच में पॉइंट होता है और वहां से दो रेखाएं निकलती हैं, एक ऊपर जाती है एक नीचे जाती है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो ग्रोथ रेट बढ़ रही है उससे एक जो रेखा के वाली ऊपर की तरफ जा रही है उसमें यह कहा गया कि जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं, नीचे वाली लाइन के लिए उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं। तो ये एक चुनौती उन्होंने रखी
और ये चुनौती वाजिब भी है, क्योंकि ये तो कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कई सारी रिसर्च हैं जिनमें ये कहा गया कि भारत के अंदर गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हालांकि जो बहुआयामी गरीबी के जो आंकड़े नीति आयोग देता है उसके हिसाब से काफी सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं और जो भ्रष्टाचार जो अभी तक अंदर तक जड़ जमाए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी कर रहा है ग्रोथ रेट की वास्तविक परिभाषा को धरातल पर उतारने में, समृद्धि की वास्तविक परिभाषा को धरातल पर उतारने में। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब असल जिंदगी में किसी चीज को हम धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं तो वो सपने हैं ही किस बात के। इतनी सारी चीजें हमने देखी, कुछ में काम ठीक चल रहा है, कुछ में बड़ा खराब चल रहा है, कुछ में अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो इन सारी चीजों के लिए जैसे अपना भी एक विश्लेषण है, और जैसे अगर हम यूपीएससी वगैरह पीसीएस वगैरह में अगर हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं वे फॉरवर्ड, आगे की राह। आगे की राह क्या होती है कि हमारा क्या सोचना है कि ये सारी चीजें धरातल पर कैसे उतर सकती हैं। तो हमारा सोचना ये है कि इसका एक तरीका हो सकता है आउटकम बजटिंग, परिणाम बजट। आउटकम बजटिंग क्या होता है कि जो घोषणा लाल किले से की गई 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर उसका सर्वे होना चाहिए, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए और वो पब्लिक के सामने आना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जो अथॉरिटी हैं उस चीज को करने के लिए, उनके ऊपर एक दबाव का माहौल बनता है। जो सबसे तगड़ी संभावना है वो तो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार पर भी इससे अंकुश लगेगा। यानी कि परिणाम बजट जो है, आउटकम बजटिंग जो है, वो योजनाओं को समय से धरातल पर उतारने के लिए एक अनुशासन का काम करेंगी। दूसरा आता है एक आवश्यकता कि R&D पर बजट बढ़ाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बजट बढ़ाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि 2047 तक अगर आपको विकसित भारत बनाना है, आपको ऊर्जा स्वतंत्र होना है, आपको रक्षा क्षेत्र में अपने विनिर्माण को बहुत अच्छे से अगर प्रस्तुत करना है, और भी जो आपकी गति शक्ति वगैरह जो योजनाएं हैं उनमें अगर आपको अच्छी मजबूती के साथ अगर धरातल पर उतरना है, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आपका बजट बढ़ना चाहिए। वर्तमान में इसका बजट आप लोगों को पता है कितना है? 0.64%। जीडीपी का 0.64% R&D पर बजट है। रिसर्च और डेवलपमेंट ही जब प्रॉपर नहीं हो रही है तो आप बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारेंगे, उनका ब्लूप्रिंट कैसे बनाएंगे? इसीलिए योजनाएं और लेट होती हैं। जो विकसित देश हैं, बड़े देश हैं, अमेरिका है, अमेरिका का 3.5% है बजट, चाइना का 2.4% है, और भारत को अगर 2047 तक विकसित होना है तो कम से कम 2% का तो R&D बजट होना ही चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट 2% का तो होना ही चाहिए। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, यह मुद्दा राजनीतिक भी है, यह मुद्दा नैतिक भी है। सहकारी संघवाद को मजबूत करना। सहकारी संघवाद क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शुचितापूर्ण संबंध। केंद्र राज्यों को पूरा कंफर्ट दे, जितना बजट हो सकता है उतना दे, लेकिन आपने देखा कि जहां पर सरकारें केंद्र सरकार की पार्टी की ही अगर राज्य में सरकार है, तब तो उस राज्य की फंडिंग ठीक ठाक हो रही है, वहां के कानून वगैरह ठीक ठाक चल रहे हैं, उनकी नीतियां सही से धरातल पर उतर रही हैं। लेकिन जहां पर केंद्र की सरकार नहीं होती है, जिन राज्यों में, उन राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ गतिरोध उत्पन्न किया जाता है, या राज्य सरकार के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, या दोनों ही चीजें होती हैं कि केंद्र भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और राज्य को भी यह बहाना है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो विकसित भारत इस तरीके से तो नहीं हो सकते कि आप राजनीति खेलते रहेंगे
और 2047 तक अगले 21 वर्षों में आपको विकसित भारत बनाना भी है और आप अपनी आदतों में सुधार भी नहीं करना चाहते, आप राज्यों को पर्याप्त कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, आप पर्याप्त बजट नहीं दे रहे हैं, आप उनकी नीतियों को धरातल पर नहीं उतारना चाह रहे हैं, आप राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर से अगर आप नीतियों को बाधित कर रहे हैं, तब तो फिर यह संभव नहीं है। तो सहकारी संघवाद को मजबूत करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो निचले स्तर से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर लगाम, ये बहुत आवश्यक है इन सारी चीजों के लिए। अगर ये सब अगर नहीं होगा, जिला स्तर से, पंचायत स्तर से अगर योजनाओं में ईमानदारी नहीं बरती जाएगी, तो आप केंद्र सरकार से प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हैं। हम यहां पर इस विषय पर बात कर ही नहीं रहे हैं कि सरकार किसकी होना चाहिए। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर 2047 तक अपनी बताई योजनाओं के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से आगे बढ़ते हुए तो 2047 तक वो स्वप्न पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ अगर आमूलचूल परिवर्तन हम करते हैं, हम अपनी सोच में परिवर्तन करते हैं, हम अपनी क्रियाविधि में परिवर्तन करते हैं, हम अपने कानूनों में परिवर्तन करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने में अगर परिवर्तन करते हैं, तो जरूर यह संभव हो सकता है कि 2047 तक हम अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम हो पाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, निष्पक्ष लगा कि नहीं लगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके बाद आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। क्या जो विश्लेषण हमने किया वो सही है, या आपको ये लगता है कि नहीं, पर्याप्त है, भारत को विकसित राष्ट्र आज की स्थिति से ही बनाया जा सकता है, आज सरकारें जो कर रही हैं सब कुछ अच्छा कर रही हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, और अगर कमी है तो क्या आपको लगता है कि उन कमियों के क्या कारण हैं? अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखेंगे तो हमें जरूर ये महसूस होगा कि आपने हमारा पूरा विश्लेषण, हमारी पूरी रिसर्च, हमारी पूरी मेहनत को ध्यान से सुना है, समझा है, और शायद उससे अपना कुछ निष्कर्ष निकालने लायक आप हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए लोगों के पास तक अगर आपको लगे कि ये मूल्यवान है। और जो यूपीएससी बच्चे खासतौर से, जो कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के बच्चे हैं, देखिए हमेशा जैसे बजट होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, प्रधानमंत्री का भाषण है लाल किले से, ये हमेशा से सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। इनका विश्लेषण महत्वपूर्ण रहा है, इनके अंदर जिन योजनाओं के नाम लिए गए हैं वो योजनाएं हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आप इस वीडियो को सुने तो कॉपी पेन लेकर ही बैठें, इसमें जो पॉइंट्स निकल कर आए उन पॉइंट्स को आप नोट करते चलें। हमने उसी पैटर्न पर पूरे वीडियो को हमने बोला है, जिस पैटर्न से आपको आंसर राइटिंग में भी फायदा होगा। बाकी जो लोग राजनीतिक विमर्शों में भाग लेना पसंद करते हैं और अच्छे तथ्य चाहते हैं, वजनदार तथ्य चाहते हैं, तो हमें आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से तथ्यों के साथ बात होगी कि आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपसे कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 से सोलो पॉडकास्ट हम कोशिश करेंगे कि आपके पास तक पहुंचाएं। जो तकनीकी खामियां अभी तक रहीं और हमारा चैनल अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया जैसे उसे होना चाहिए था, उसके लिए हम पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हफ्ते में कम से कम एक सोलो पॉडकास्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी हमारे चैनल से आप जो जो उम्मीदें कर रहे हैं वो सारी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।